हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लाया हूँ। ओके, एंड आपको ये बताना है ये जो न्यूमेरिकल है किससे रिलेटेड है। तो देखो से हमारा क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ अ 5000 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.51, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल। ओके, तो और ये हमारे पास चार ऑप्शन है, तो आप सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ओके, यह क्वेश्चन है इवोल्यूशन से रिलेटेड, एंड इवोल्यूशन में भी कौन सी टॉपिक है, आप कैसे समझेंगे कि कौन सी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा है रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन। ओके, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप कितना है, 0.51 है। तो हमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल इसमें कितना होगा। ऑप्शन 2900, 2000, 4000 एंड कितना 2100। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम समझते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो देखिए से हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसका क्या कहना था कि इन एन आइडियल पॉपुलेशन, ओके, इन एन आइडियल पॉपुलेशन frequency of एलील रिमेन कांस्टेंट। आइडियल पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये समझते हैं आइडियल पॉपुलेशन क्या होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट मीन्स कहने का मतलब है एलिलिक फ्रीक्वेंसी ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है यानी कि इंडिविजुअल यहाँ पे कुछ है। पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल और जीनोटाइप की बात करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना है, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर अभी मानकर चल रहे हैं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी 0.6, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील 0.6 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दैट इज 0.4। तो अभी इस पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी इतना है। तो नेक्स्ट जनरेशन मीन्स कहने का मतलब अभी मीन्स टुडे, तो आज से 1 साल बाद भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, तो इतना ही 0.6 एंड 0.4, ठीक। इसके बाद मानकर चलो कि हम बोल रहे हैं 5 साल के बाद भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इतना ही होना चाहिए। एलिलिक फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हो, ठीक। एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो, एकदम कांस्टेंट हो। तो ये क्या होगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ये पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है, समझ में, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 0.6, 0.4 एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी, सिंपल भाषा में समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक। टोटल यहाँ पे एलील कितना प्रेजेंट है, तो टोटल एलील की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो टोटल एलील यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल एलील की है 10। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल डोमिनेंट एलील का नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना है 6। टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलील 1 2 3 4, तो
तो टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलील की अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाता है कितना 4। ठीक, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 6, टोटल नंबर ऑफ रिसेसिव एलील 4, तो टोटल एलील कितना हो गया 10। तो हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यह हो जाता है 6/10। टोटल एलील यहाँ पे दिया हुआ है 10 एंड डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इसे हम डिनोट करेंगे P से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आ गया 6/10 यानी कि हमारा आ गया 0.6। ठीक, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील हम डिनोट कर रहे हैं Q से। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिसेसिव एलील 4/10 तो आ गया कितना 0.4। ठीक, तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इसे हम P से डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को। Q की अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील तो ये हमारा आ जाता है 0.4 एंड ये है 0.6। ओके, एंड 0.6 एंड 0.4 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है 1। ठीक, तो हर पॉपुलेशन में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा डेफिनेशन है इन एन आइडियल पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। समझ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आइडियल पॉपुलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था P+Q यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे P हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील आ गया 0.6 एंड Q फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील आ गया 0.4। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, अगर हम बात करें 1 यानी कि कांस्टेंट है। हर जनरेशन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस एलीलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कांस्टेंट हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है वो हम देख रहे हैं। अगर उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी क्या होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे समझते हैं आइडियल पॉपुलेशन। आइडियल पॉपुलेशन की बात करें तो आइडियल पॉपुलेशन है क्या। ठीक, तो हमने P के बारे में समझा, Q के बारे में समझा। P क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड Q की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कंसेप्ट समझना होगा। तो कंसेप्ट वो ज़रूरी है और नीट में हर बार इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक, तो देखो से आइडियल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आइडियल पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए। आइडियल पॉपुलेशन सबसे पहले ये बोलेंगे कि इस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं है। ठीक, अगर म्यूटेशन हो गया तो उस कंडीशन में जैसे कि बोल रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास ये था कैपिटल ए एलील है, स्मॉल ए है। ठीक, अगर म्यूटेशन हुआ तो उस कंडीशन में बोलेंगे कोई वो एक अनदर एलील आ चुका है ए डैश, यानी कि एक नया ट्रेट, एक नया कैरेक्टर, एक नया एलील पॉपुलेशन में आ चुका है। तो उस कंडीशन में हमारा ये बोलेंगे कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए तो बोलेंगे नो म्यूटेशन। ठीक, क्योंकि म्यूटेशन के कारण एक नया ट्रेट, एक नया कैरेक्टर, एक नया एलील पॉपुलेशन में आ चुका है। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि नेचर हमेशा अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट होता है उसी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक, या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यानी कि एवरेज वाले को सिलेक्ट करेगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन यानी कि एक्सट्रीम वाले को सिलेक्ट कर रहा है अदर देन मीन, ठीक, या फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो उस कंडीशन में नेचर अपने अकॉर्डिंग हमेशा बेस्ट को सिलेक्ट करेगा और जब वो बेस्ट को सिलेक्ट कर रहा है तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ठीक, इसके अलावा कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो नो जीन माइग्रेशन, नो जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन क्या है, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे कि जीन माइग्रेशन कहने का मतलब है कि अगर एक तो कि जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो और एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट
ड्रिफ्ट कहने का मतलब होता है बाई चांस, सडन, ठीक। तो सडन मान कर चल रहे हैं कोई नेचुरल कैलेमिटी आया, जैसे डायनासोर, ऑटोमेटिक क्या हो गया, अचानक वो विलुप्त हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो ये क्या होता है, बाई चांस होता है। बाई चांस कहने का मतलब है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक, या फिर कोई मिट्यूराइट्स है वो आकर अर्थ को हिट किया, तो ये सभी क्या है, नेचुरल कैलेमिटी है। या फॉरेस्ट फायर है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, सफाया होगा, यानी कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। या फिर कोई डिजीज हो, तो उस कंडीशन अचानक कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक। जीन माइग्रेशन क्या होता है, तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम कुछ पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करेगी। जैसे कि बोल रहे हैं कि एक प्लेन एरिया है, एक यहाँ पे हिली एरिया है, ठीक। यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है, ये यहाँ के लिए अपनी लोकल पॉपुलेशन है, और यहाँ से माइग्रेट करके यानी कि, और दोनों को पता ही होगा, इकोलॉजी पढ़े होगे तो पता होगा कि दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सेम वहाँ पे पॉपुलेशन है। ब्रीडिंग सीजन के टाइम यहाँ के कुछ मेंबर है, ठीक, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो माइग्रेट होकर इधर चला गया, ठीक। तो यहाँ पे जीन माइग्रेशन हो रहा है। जीन माइग्रेशन बाई चांस नहीं होता, एक प्लान्ड होता है, यानी कि ब्रीडिंग सीजन के टाइम क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा, ठीक। और अगर मल्टीपल टाइम्स जीन माइग्रेशन हो तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं, ठीक। तो यानी कि नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो एंड नो जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। एंड यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे रैंडम मैटिंग होना चाहिए। रैंडम मैटिंग करने का मतलब है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सेलेक्टिव मैटिंग नहीं हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं हो। जैसे कि मानकर चल रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन में दो को सेलेक्ट करें, जैसे हो गया HBA, HBS, HBA, HBS, ठीक। यहाँ पे HBS है और यहाँ पे बोल रहे हैं HBA है। ये हेट्रोजाइगस हो गया, यानी कि कैरियर है, और ये होमोजाइगस है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल बट कैरियर। पॉपुलेशन में अगर हम बात करेंगे, इसके द्वारा एक ही टाइप्स का गैमेट बनेगा HBA, और इसके द्वारा HBA, HBS। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक तो कि पूरी तरीक़ा से नॉर्मल होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो नॉर्मल बट कैरियर, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम वो डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो कैसा होना चाहिए, ठीक। यानी कि दोनों के दोनों क्या रहे, नॉर्मल हो, तो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, सेलेक्टिव मैटिंग है। बट यहाँ पे कैसा होना चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए, यानी कि जो पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में कोई भी किसी से क्या कर सकता है, मैटिंग कर सकता है, तो ये होता है रैंडम मैटिंग। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल पॉपुलेशन, यानी कि वैसा पॉपुलेशन जिसमें म्यूटेशन नहीं हो, वैसा पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो नहीं हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, एंड रैंडम मैटिंग नहीं हो। अगर ये सभी हो रहा है, अगर म्यूटेशन हो गया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये फॉलो नहीं होगा, समझ में। तो ये सिंपल है यहाँ पे आइडियल पॉपुलेशन। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन। तो देखो रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। साथ साथ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर स्मॉल पॉपुलेशन हो, थोड़ा बहुत भी किसी प्रकार का कोई चेंजेज आया, मानकर चलो कि नेचुरल कैलेमिटी आया या कोई डिजीज आया, तो उस कंडीशन में इजीली वो पॉपुलेशन क्या हो सकता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन करने का मतलब अगर थोड़ा बहुत किसी प्रकार का कोई कैलेमिटी भी आता है, कोई डिजीज आता है, तो यह हो सकता है कि एक जनरेशन के बाद, ठीक, एक या दो जनरेशन के बाद वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर सके। तो अगर लोकल पॉपुलेशन हो तो पॉसिबल नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक। तो लार्ज पॉपुलेशन हो और ये सभी क्या हो, फॉलो हो। तो हमारा क्वेश्चन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन यानी कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, अभी क्या होता है ये तो पता है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, यहाँ पे होमोजाइगस इंडिविजुअल, तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड।
तो सबसे पहले समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे पी क्यू, ठीक, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यूब, इस भी कुछ कंडीशन है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम p की बात करें तो p कहने का मतलब क्या है? p कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ए क्यू की अगर हम बात करेंगे तो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल ए, ठीक। पी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? तो ये बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, होमोजाइगस कहने का मतलब क्या होता है? सिमिलर एलील, और वो भी डोमिनेंट, तो कौन सी एलील? कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी p, इसकी फ्रीक्वेंसी p, तो p इंटू पी, पी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस मीन्स सिमिलर डोमिनेंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील बोलो, या फिर यहाँ पे लिखा हो सकता है जीनोटाइप, या फिर यहाँ पे लिखा हो सकता है फिनोटाइप, या फिर हो सकता है ऑर्गेनिज्म, या हो सकता है कैरेक्टर, ठीक। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, तो समझते हैं होता क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके अलावा क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो सेम हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, ते बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील, रिसेसिव होमोजाइगस मीन्स सिमिलर एलील, और वो कैसा है? रिसेसिव है, तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव एलील, इसके लिए क्यू, इसके लिए क्यू, तो हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक। या फिर यहाँ पे आ सकता है जीनोटाइप, या बोल सकते हैं फिनोटाइप, या बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं कैरेक्टर, ठीक। नेक्स्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका करने का मतलब कि कुछ इस तरीक़ा से लिखा सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, सिर्फ लिखा रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, होमोजाइगस करने का मतलब क्या हो सकता है? तो यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस और बाकी जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर, ये लिखा हो सकता है, ठीक। इसके अलावा बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यानी कि ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, या फिर कैरेक्टर, या जीनोटाइप, या ऑर्गेनिज्म, या फिर ये कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं जीनोटाइप हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट कहने का मतलब क्या हो गया? कैपिटल ए, ये क्या है? डोमिनेंट है। या फिर क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ये क्या हो गया? होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू, पी कैपिटल पी यानी कि सॉरी ये पी यानी कि क्या हो गया? कैपिटल ए, ठीक। और ये किसके लिए है? स्मॉल ए के लिए, ठीक। इसके अलावा एक और यहाँ पे छोड़ रहा है, वह है लिखा हुआ रहेगा 2pq, ठीक। तो यानी कि 2pq लिखा हुआ है, या सिंपल pq लिखा हुआ है, या बोल सकते हैं चलो ठीक है 2pq ही, तो यानी कि हो सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एलील, या फिर आगे वही सारा पॉइंट हो सकता है जीनोटाइप बोले, या फिर फिनोटाइप बोल रहे हैं, या फिर कैरेक्टर बोल रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर कैरियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? कैरियर है, जिससे बोल रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है? कैरियर, हेट्रोजाइगस कंडीशन, या बोलेंगे HbA HbS, ये क्या होता है? कैरियर, ठीक। हेट्रोजाइगस
नॉर्मल बट कैरियर, या फिर बोल रहे हैं XXC। ठीक, कुछ इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो यानी कि पता है कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है, नॉर्मल बट कैरियर। तो ये क्या होता है, ये सिंपल हमें ध्यान में रखना है कि टोपी क्यों लिखा हुआ है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एलील या फिर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोल रहे हैं, या फिर फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म या फिर कैरियर। तो ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है P Q P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक, इसे हमें समझना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, P फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, Q फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। तो होमोजाइगस डोमिनेंट P स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस और रिसेसिव। तो Q स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस है एलील या जीनोटाइप यानी कि A। तो A और क्या हो गया A। ठीक, इसका लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, तो होमोजाइगस सिमिलर एलील। तो हो गया P स्क्वायर PP इसको लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, यहाँ पे ना होमोजाइगस लिखा है ना हेट्रोजाइगस लिखा है, तो सिर्फ यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। तो डोमिनेंट तो यानी कि हो गया P स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप P स्क्वायर प्लस 2PQ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.51। तो हमें बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो यानी कि इसे कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा होमोजाइगस इंडिविजुअल। ओके, तो चलिए अब इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ है नहीं, यानी कि हमें ये पता हो गया कितना है 0.51 है। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए सर, हमारा गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। ठीक, दिया है पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल। तो पॉपुलेशन में टोटल कितने इंडिविजुअल है, 5000 इंडिविजुअल है। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप तो यानी कि क्या बताएं, अगर लिखा रहता फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट P स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2PQ, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, तो यानी कि हो गया P स्क्वायर प्लस 2PQ। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.51। हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे, ये पता ही है एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर दोनों को क्या करें इस तरीके से P प्लस Q के स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, हम ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यानी किसी को कुछ इस तरीक़ा से बोल रहे हैं, तो P प्लस Q इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमें पता है P स्क्वायर प्लस 2PQ 0.51 दिया हुआ है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो देखिए ये वाली फार्मूला को यूज करेंगे, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 0.51 इक्वल टू 1। P स्क्वायर प्लस 2PQ कितना है 0.51 प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Q स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 0.51, ये हो जाएगा 0.49। ठीक, Q का वैल्यू हमारा आ जाएगा अंडर रूट 0.49, ये पता है होगा 49 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 7/10, ये हो गया हमारा 7/10, और 7/10 ये हो गया 0.7। ठीक, तो Q का वैल्यू हमें आ गया 0.7, P इससे निकल सकता है P प्लस Q इक्वल टू 1, तो P हमारा कितना आ जाएगा 0.3। ठीक, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा P कितना हो गया 0.3। तो हमें P पता है, Q पता है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ द होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, हमें ये वैल्यू बताना है। तो P स्क्वायर कितना है 0.3,
क्यू स्क्वायर कितना है 0.7, तो 0.3 और 0.7, तो 0.3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 0.09, 0.7 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 0.49, ये हो जाएगा 0.58, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। अब हमें नंबर बताना है तो सिंपल इसमें हमें कितना से मल्टीप्लाई कर देना है 5000 से। तो जब 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 58 इंटू 50, ये तो आ जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हो गया 2900। तो 2900 इंडिविजुअल होगा वो कौन सी किस टाइप का, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो सिंपल हमें मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो किससे होगा, पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और क्या है पी स्क्वायर प्लस 2pq, इसे समझ लेना है। बाकी जितना भी क्वेश्चन हो, ये वाली जो क्वेश्चन है इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो यानी कि सिंपल ध्यान में रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट। सिर्फ क्या है ये, यानी कि डोमिनेंट, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो डोमिनेंट बोल दिए। तो इस तरीक़ा से हमारा इसका आंसर चला जाएगा 2900। ओके, थैंक यू। इसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी देर के बाद।